जय हिंद एवरीवन। आई होप सब लोग अच्छा कर रहे होगे। तो कल हमने कुछ चैप्टर एक डेमो लेक्चर पढ़ा था, तो वो मोशन चैप्टर का था। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे ऑफिशियली, ये जो लेक्चर है ये मैं कोशिश करूँगा कि अगर प्रेम से बात हो कि डेमो लेक्चर पे अपलोड हो जाए तो मैं इसको अभी डेमो लेक्चर पे अपलोड करा दूँगा। क्योंकि कल जो था थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, कुछ लोगों को वॉइस का इशू था, तो आज मैंने थोड़ा सा उसको सॉल्व करने की कोशिश किया है। दूसरा कि हमारा जो कल वीडियो आया हुआ था वो क्या था कि पोर्ट्रेट मोड में था, लैंडस्केप नहीं था, तो आज मैंने इसको लैंडस्केप कर रखा है। तो ये कुछ इस तरीके से है। ऑल्दो सारी पेज, पूरा जो पेज है वो एक साथ नहीं दिखेगा, बट हाँ ये है कि अगली बार से जो पीपीटी स्लाइड्स होंगी तो उसमें पूरा पेज भी आप लोगों को एक साथ नज़र आएगा। तो ये कुछ हमने कल मोशन पढ़ लिया था। मोशन में हमने उसके डेफिनेशन, कुछ बेसिक टर्म्स जैसे कि स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ये सब पढ़ा था। उनके कुछ एग्जांपल देखे थे, उसके टाइप्स देखे थे, फिर फार्मूला हमने देखा था। अभी हमने न्यूमेरिकल बचा हुआ है, न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा नेक्स्ट, जब मैं नेक्स्ट सीक्वल अपलोड करूंगा इसी चैप्टर का तो वो न्यूमेरिकल्स का ही होगा। उसके बाद हमने एक फैक्ट देखा था कि जो जब सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी स्पीड भले ही कांस्टेंट हो बट उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, बिकॉज हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट पे जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो वो जो था उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही थी जिसकी वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही थी, वरना मैग्नीट्यूड उसका सेम था, बट सिंस द डायरेक्शन वॉज चेंजिंग सो द वेलोसिटी वॉज चेंजिंग। नाउ आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है वो पढ़ेंगे। उसमें एक इनर्शिया का टॉपिक आता है, हम इनर्शिया कवर करेंगे, उसके टाइप्स कवर करेंगे। उसके बाद इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है, हम थोड़ा सा वो भी जानेंगे। फिर नेक्स्ट जब हम टॉपिक पे आएंगे तो सेकेंड टॉपिक जो हमारा है वो मोमेंटम वाला है। तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम के चेंज होने से पर यूनिट टाइम जो है वही हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताता है, तो वो भी हम देखेंगे क्या होता है। फिर थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखेंगे कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या उन्होंने बता रखा है। और उसके बाद थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बाद हम लोग थोड़ा सा एक्शन रिएक्शन पेयर के बारे में डिस्कस करके और फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है ना उसको एक बार नज़र मार लेंगे। ऑल्दो ये टॉपिक जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये चांसेस बहुत कम है आने का, बट स्टिल अगर उन्होंने कुछ भी चेंज किया तो इस टॉपिक के चांसेस इस चैप्टर में से बढ़ जाएंगे। तो हम लोग हर एक टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने, हमारा पिछला चैप्टर था कुछ जो मैंने अभी स्किप किया, तो ये हमारा पिछला चैप्टर था और ये वाला हमारा करंट चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो लॉज ऑफ मोशन जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला आता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो अब बात समझते कि ये जो तीनों लॉ थे ये दिए न्यूटन ने थे, और इन तीन लॉ में बताया गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में होता है वो किन सर्टेन लॉज को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये बात हमने इन लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में पढ़नी है। अब देखो ये छोटा चैप्टर इसीलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें हम लोग पीछे कवर कर चुके थे। इसमें सिर्फ हम उन तीन लॉ के बारे में पढ़ेंगे और उनसे एसोसिएटेड जो टर्म्स हैं जैसे मोमेंटम है या इनर्शिया है, बस उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमारा सबसे पहला है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको पढ़ने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन, ये जो लिखा हुआ है ये पढ़ेंगे कि ये क्या बता रहा है। उसके बाद हम लोग इनर्शिया वगैरह जो भी उसके टाइप्स वगैरह हैं उनको स्टडी करेंगे। चलो, तो जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, एमसीक्यू के हिसाब से दो चीज़ें याद रखना कि इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं या गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, या लॉ ऑफ गैलीलियो भी बोला जाता है इस लॉ को। ठीक है, तो ये चीज़ एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब बात करते हैं कि ये फर्स्ट लॉ हमको बताता क्या है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो हमको स्टेट करता है कि इफ़ अ बॉडी इज़ इन रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है मतलब रुका हुआ है, रेस्ट और स्टेशनरी मतलब रुका होना। तो इफ़ अ बॉडी इज इन रेस्ट मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो इट विल रिमेन इन रेस्ट, वो रुका ही रहेगा। या एंड इफ़ अ बॉडी इज मूविंग इट विल कीप मूविंग, या वैसे यहाँ पे क्या आता है कि इट विल कीप मूविंग विद द सेम स्पीड। कहने का मतलब है कि इफ़ अ बॉडी इज इन रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट, एंड इफ़ अ बॉडी इज मूविंग इट विल कीप मूविंग इन द सेम स्पीड अनटिल एंड अनलेस, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। अनटिल एंड अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बात को समझाऊं तो ये कुछ इस तरीके से है कि देखो, अगर ये कोई हमारा एक ऑब्जेक्ट है, मान के चलो एक ठेला है, ये चल रहा है, ठीक है, और ये चल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से। तो जानते हो इस लॉ का मतलब क्या है
कि अगर इस पर मैं कोई भी धक्का, कोई भी फोर्स मतलब धक्का ही होता है या खींचना होता है, तो अगर मैं इस पर कोई भी पुश या पुल का एक्ट नहीं परफॉर्म कर रहा हूँ, मतलब इस पर कोई भी धक्का नहीं लगा रहा हूँ, तो इट विल मूव विद द सेम स्पीड। ये तो सब कुछ कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा तो वो सेम स्पीड से चलता रहेगा। या अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये रखा हुआ है, अगर मैं इस पर कोई धक्का नहीं लगा रहा हूँ या इसको अगर मैं खींच नहीं रहा हूँ, तो ये मूव नहीं करेगा। तो इस लॉ का मतलब यही है कि अनटिल एंड अनलेस देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल मतलब कोई बाहरी फोर्स आके उस ऑब्जेक्ट पे ना लगे, तब तक वो ऑब्जेक्ट अगर सेम स्पीड से मूव कर रहा, अगर मूव कर रहा है तो वो सेम स्पीड से मूव करता चला जाएगा, और अगर तो वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रुका रह जाएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब आगे बात करेंगे, तो आगे हमारा क्या है, इनर्शिया। अब देखो इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी क्यों कहते हैं वो समझना। इनर्शिया का पहले डेफिनेशन समझो कि इनर्शिया की डेफिनेशन क्या है। तो इनर्शिया की डेफिनेशन है कि इट इज़ एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी। वो क्या है, वो एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। इनहेरेंट मतलब कि इनबिल्ट, उसके अंदर वो इनबिल्ट क्वालिटी है। जैसे कि फॉर एवरी ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो इनर्शिया है ये हर ऑब्जेक्ट में होता है, ये जो क्वालिटी है वो हर ऑब्जेक्ट की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। तो इससे होता क्या है, बाय द वर्च्यू ऑफ विच, मतलब जिसकी वजह से, विच रेजिस्ट द चेंज ऑफ इट्स स्टेट। स्टेट मतलब जिस स्टेट में, जिस अवस्था में अभी हम लोग हैं। जैसे कि अगर मैं रुका हुआ हूँ तो मैं रुका ही रहना चाहूँगा, मैं अपने चेंज को रेजिस्ट करूँगा, वही होता है इनर्शिया। अगर तो मैं मूव कर रहा हूँ तो मैं मूव ही करता जाऊँगा। मेरे ऊपर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा या मेरे ऊपर अगर कोई चेंज लगेगा तो मैं उस चेंज को रेजिस्ट करूँगा, मैं वो नहीं चाहूँगा कि मेरे साथ वो चेंज हो, मैं उसी स्टेट में रहना चाहूँगा। अगर तो मैं रुका हुआ हूँ तो मैं रुके ही रहना चाहूँगा, अगर मैं चल रहा हूँ तो मैं चलते ही रहना चाहूँगा। तो यही होता है क्या, इनर्शिया। खैर अभी ये ज़्यादा सबको समझ आया नहीं होगा, तो इसके 3 टाइप्स पढ़ते हैं और उनके एग्जाम्पल देखेंगे ना, तब हमको ये चीज़ें क्लियर होंगी कि ये कहना क्या चाह रहा है। जैसे सबने देखा होगा कि अगर हम लोग बस में अगर ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, और ये अगर हम खड़े हैं और बस क्या हो अचानक से ब्रेक मार दे, तो क्या होता है, सब लोग आगे की तरफ धम से गिरते हैं, है ना। या क्या हो, अगर सब लोग बस में खड़े हैं चुपचाप, ठीक है, और अचानक से बस मूव करना स्टार्ट कर दे, एक्सेलरेट ले ले, तो क्या होता है, सब लोग एकदम से पीछे को धम से गिरते हैं। तो वो क्या होता है, वो होता ही इनर्शिया की वजह से है। होता क्या है कि हम हैं, ठीक है, हम, हमारी टेंडेंसी क्या है, हमारी क्वालिटी क्या है कि हम लोग चेंज को रेजिस्ट करेंगे। मतलब कि अगर हम लोग खड़े हैं इस तरीके से, तो हम लोग क्या चाहेंगे कि ये मान के चलो हम लोग किसी एक मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक बस के ऊपर खड़े हैं। अब क्या होगा, अचानक से अगर ये बस आगे की तरफ बढ़ी तो हम क्या होगा, पीछे की तरफ गिर जाएंगे। तो हुआ क्या, समझो कि हम लोग जब रुके हुए थे तो हमारी पूरी बॉडी रुकी हुई थी, तो ये हमारे पैर भी रुके हुए थे, और पैर के साथ जो कनेक्टेड ये बस थी ये भी रुकी हुई थी। अब क्या हुआ, इस बस ने आगे बढ़ना शुरू किया अचानक से। तो अचानक से जब ये आगे बढ़ना शुरू हुआ तो हमारे पैरों ने मना कर दिया कि हम आगे नहीं जाएंगे, बट क्योंकि बस जा रही है और पैर बस से चिपके हुए हैं, रुके, पैर बस के ऊपर अटैच्ड हैं, तो क्या होगा कि पैर भी आगे बढ़ेंगे। अब जब पैर आगे बढ़ गए तो हमारा ऊपर वाला जो पार्ट है बॉडी का, वो क्या होगा, अभी वो इनर्शिया में है, मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है। वो क्या करेगा, वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करने देगा, मतलब वो रुका रहना चाहेगा। तो क्या होगा, हमारे पैर आगे बढ़ जाएंगे बट हमारा शरीर जो है ऊपर वाला वो वहीं रुका रह जाएगा। तो हमको कैसा होगा कि हम धक्क से हमारी बॉडी पीछे की तरफ हमको महसूस होगा गिरी। और वैसे ही क्या होगा कि अगर ये बॉडी, ये हमारी जो बस है ये आगे की तरफ जा रही है और सडनली अगर ये क्या मान ले ब्रेक मार ले, तो क्या होता है कि अचानक इसने ब्रेक मारा, अभी हमारे पैर मोशन में थे, तो हमारे पैर क्या चाहेंगे कि हम लोग मोशन में ही चलते रहें। बट क्योंकि बस अचानक से रुक गई और हमारे पैर बस से लगे हुए हैं, तो क्या होगा, हमारे पैर भी अचानक से रुक जाएंगे। बट हमारी जो ऊपर वाली बॉडी है, अपर पार्ट है जो बॉडी का, वो तो भाई मूव करता ही जा रहा है ना। इसीलिए क्या होता है कि जब बस अचानक से ब्रेक मारती है तो वो इनर्शिया ऑफ मोशन, जो ये हमारा टॉपिक है यहाँ पे, ये जो है कि इनर्शिया ऑफ मोशन, यहाँ पे इस वजह से क्या होता है कि हम लोग आगे गिर जाते हैं जब भी बस अचानक से ब्रेक मारती है, और फॉलिंग बैकवर्ड व्हेन बस स्टार्ट्स मूविंग, ठीक है। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये अब ये क्वेश्चन पता है कैसे आते हैं। मैंने एक पेपर दिया था एसएससी का, मेरे को याद नहीं कौन सा था, बट उसमें एग्जाम्पल आया था कि व्हेन द अ कारपेट इज बीटन द डस्ट पार्टिकल फॉल्स डाउन, अकॉर्डिंग टू विच लॉ ऑफ फिजिक्स दिस फिनोमिना हैपेंस। तो होता क्या है कि जब भी डस्ट पार्टिकल, मान के चलो ये एक कारपेट था, ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे 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 डस्ट पार्टिकल लगे हुए थे। अब मैं अचानक से कोई एक बैट लेके और इस पर मार दूंगा भड़ाक से, तो क्या होता है कि कारपेट तो पीछे चला गया मेरे मारने से, बट ये जो डस्ट पार्टिकल्स थे ना, ये क्या करेंगे,
रेजिस्ट करेंगे उस मोशन को। वो क्या चाहेंगे कि मैं रुका रहूं, बट क्योंकि कारपेट तो पीछे चला गया, अब वो रुके तो रह नहीं सकते हैं, तो वो क्या होगा, कारपेट पीछे चला गया, उनका कांटेक्ट कारपेट से छूट गया, तो इसीलिए वो क्या होता है, नीचे वो डस्ट पार्टिकल कारपेट से बाहर आ जाते हैं, वो गिर जाते हैं। वैसे ही एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अगर मैं इसका दूँ जिससे सबको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है, वो ये है कि जब हम लोग एक के ऊपर एक कैरम की गोटियां रखते हैं, कैरम सबने खेला होगा आई होप, तो होता क्या है, अगर जब स्ट्राइकर से मैं इस पे हिट करता हूँ और बहुत अगर तेज़ी से मैंने हिट किया, तो क्या होगा, ये नीचे वाला तो क्योंकि भाई फोर्स लगा नीचे वाले पे, बाकियों पे तो फोर्स नहीं लगा, सिर्फ नीचे वाले पे लग रहा है, तो नीचे वाला क्या होगा, सट से बाहर निकल जाएगा। बट क्योंकि ये तो अचानक से मूव कर गया, जो ऊपर वाले स्टैक थे उसकी इनर्शिया क्या है, उसकी इनर्शिया है अभी रेस्ट की, वो रुके हुए हैं, तो वो चाहेंगे कि हम रुके ही रहें, हम मूव नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ये लोग एज इट इज़ क्या होगा, जब इन पे फोर्स लगेगा, नीचे वाले पे फोर्स लगेगा, वो खिसक गया, तो वो तो चलो चला गया, बट इनकी इनर्शिया थी रेस्ट की, तो ये लोग एज इट इज़ नीचे गिर जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमने अगर नीचे वाले पे मारा तो पूरा स्टैक ही साथ में चला जाए, नहीं, हमने सिर्फ एक उसके पर्टिकुलर पार्ट पे हिट किया, बाकी जो चीज़ें थी वो एज इट इज़ अपने इनर्शिया को मेंटेन करेंगी। तो आई होप ये चीज़ें सबको समझ आ गई होंगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इनर्शिया का मतलब क्या है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो एक तो फॉलिंग बैकवर्ड व्हेन बस स्टार्ट्स मूविंग, जब हम लोग पीछे गिर जाते हैं जब बस मूव करना स्टार्ट करती है, या जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो बाहर निकल के गिर जाते हैं, फॉल हो जाते हैं बाहर की तरफ जब उनको मारा जाता है कारपेट को। ठीक है, या वो जो कैरम का जो बॉटम मोस्ट वो होता है, क्या बोलते हैं, स्टैक का जो बॉटम मोस्ट कॉइन होता है, अगर हम उसको हिट कर देते हैं तो वो निकल जाता है, पर बाकी स्टैक जो है वो अपनी इनर्शिया को मेंटेन करता है, वो अपनी इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन करता है। ठीक है, मोशन का क्या है, मोशन मतलब कि इनर्शिया ऑफ मोशन। अब हम आगे गिर जाते हैं जब बस अचानक से रुक जाती है, क्योंकि हमारी अपर बॉडी तो अभी भी उस मोशन में ही है, उस इनर्शिया में ही है कि हम मूव करते रहेंगे। नीचे लोअर बॉडी जो हमारा पैर वगैरह है वो तो रेस्ट में आ गए, बट हमारी अपर बॉडी अभी मूव कर रही होती है, इसीलिए हम क्या होता है आगे की तरफ झुक जाते हैं या लीन हो जाते हैं, या कहो कि आगे की तरफ गिर जाते हैं। फिर फॉलिंग आफ्टर जंपिंग अ मूविंग ट्रेन। अब भाई ये बढ़िया एग्जांपल है, जैसे ये एक ट्रेन मूव कर रही है और हम यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, अगर हम प्लेटफॉर्म पे जस्ट कूद जाते हैं तो क्या होता है, अगर हम कूदते ही तुरंत रुक जाएं तो हम लोग तुरंत गिर जाएंगे। क्यों, क्योंकि भाई बस तो ये ट्रेन तो चल रही है आगे की तरफ, हम लोग जब कूदे तो हुआ क्या, हमारी बॉडी किस इनर्शिया में रहेगी, मोशन वाले स्टेट में रहेगी। ठीक है, वो रहना भी उसी स्टेट में चाहेगी, और अगर हम पैर अचानक से रोक ले तो क्या होगा कि हमारी ऊपर वाली जो बॉडी है, अपर बॉडी, वो नीचे की तरफ गिर जाएगी। इसीलिए हम जब चलती बस से कूदते हैं तो हमको थोड़ा सा क्या होता है, दौड़ के आगे की तरफ जाना होता है, अपनी इनर्शिया को धीरे धीरे कम करना होता है, एक सर्टेन टाइम पीरियड में कम करना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट वाला जिसको मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया, वो है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब मैं इसको बताऊं तो बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि जैसे हम लोग गाड़ी की स्टीयरिंग लेफ्ट की तरफ मोड़ते हैं, अगर गाड़ी लेफ्ट की तरफ बहुत तेज़ से मुड़ेगी तो होगा क्या, हमारी बॉडी राइट की तरफ वो हो जाएगी, लीन हो जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारी लोअर बॉडी जो बस से कांटेक्ट में है, या अगर हम सीट पे बैठे हैं तो सीट से कांटेक्ट में, वो तो लेफ्ट की तरफ चली गई, बट हमारी अपर बॉडी क्या होगा, वो तो रेस्ट में ही रहेगी, और वो किस तरफ को मुड़ जाएगी, फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, एक चीज़ नोटिस करना कि कभी भी कोई इस पे इनर्शिया पे कोई इसके उल्टा कोई विपरीत काम हो रहा है तो हमारी बॉडी भी उसके उल्टे ही जवाब दे रही है। अगर हम बस अचानक से स्टार्ट करें मूव करना आगे की तरफ तो हम गिरेंगे पीछे की तरफ, या अगर बस सडनली ब्रेक मार ले, मतलब ब्रेक मारना मतलब कि वो उल्टी डायरेक्शन में अपनी स्पीड को वो कर रही है, कम कर रही है। ठीक है, तो हम लोग क्या होता है आगे की तरफ गिर जाते हैं। ठीक है, आगे अगर हम लोग राइट की तरफ मुड़ते हैं तो हमारी बॉडी लेफ्ट की तरफ झुकती है, और अगर लेफ्ट की तरफ गाड़ी मोड़ते हैं तो हमारी बॉडी राइट की तरफ जाती है। तो कुछ इस तरीके से क्या है, ये चीज़ें वर्क करती हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ हमारा इनर्शिया का मतलब होता है। आई होप सबको समझ आ गया हो कि इनर्शिया क्या है। तो हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम बात समझेंगे कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमको क्या बताता है। ठीक है, तो अगर इसकी डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ें तो इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखो, जहाँ पे भी रेट ऑफ चेंज आ गया ना, इसका मतलब उसके अपॉन में हमेशा क्या होगा, टाइम होगा। ये चीज़ ध्यान रखना कि उसके अपॉन में टाइम होगा ही होगा। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोला है तो क्या होगा कि मोमेंटम में कोई चेंज, ठीक है, यहाँ पे मोमेंटम में कोई चेंज, ये जो साइन लगाया मैंने ट्राइंगल का, ये चेंज बताता है। चेंज मतलब कि जैसे अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, डेल्टा वी मतलब वेलोसिटी, तो इसका मतलब क्या होगा कि कुछ एक वेलोसिटी पहले होगी जिसको हम लोग वेलोसिटी आई लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी,
और कुछ एक वेलोसिटी फाइनल होगी जिसको हम वेलोसिटी एफ लिखते हैं। तो डेल्टा जो वी लिखेंगे ना, तो उसका मतलब यही होता है कि वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल, मतलब शुरुआत की क्या वेलोसिटी रही थी और माइनस मतलब उसको फाइनल वेलोसिटी से माइनस कर देंगे तो वो हमारा चेंज बता देगा कि कितनी वेलोसिटी हमारी चेंज हुई। ठीक है, तो हमारा मोमेंटम भी कुछ ऐसा ही होता है। अभी मोमेंटम का जो फॉर्मूला देखेंगे तो मैं चेंज इन मोमेंटम बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। कहने का मतलब है कि जो हमारा मोमेंटम में चेंज है, उसका जो रेट ऑफ चेंज है, वो अगर जो चेंज होता है किसी भी बॉडी का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो उस पर फोर्स लगाई गई होगी। ठीक है, फोर्स मतलब कि कोई उस पर एक्सटर्नल वर्क किया गया होगा, चाहे उसको पुश किया होगा चाहे पुल किया होगा। ठीक है, तो ये है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अभी ये भी मोस्टली लोगों को अच्छे से नहीं समझ आया होगा क्योंकि हमारे साथ बीए वाले लोग भी जुड़े हैं, तो हम इसको बात को समझेंगे। मोमेंटम क्या होता है सबसे पहले हम वो समझते हैं। तो मोमेंटम क्या होता है, जैसे मान के चलो कि एक क्या है हमारे पास, एक कार है। ये क्या है हमारे एक पास कार है जो कि 1 टन की है। कितने टन की है? 1 टन की है मान के चलो। ठीक है, और एक क्या है हमारे पास बस है जो कि कितने टन की है? 5 टन की है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये जो कार है ये भी सेम स्पीड से मूव कर रही है, मान के चलो 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और बस भी हमारी किससे मूव कर रही है? 40 किलोमीटर पर आवर। तो बात समझना होगा क्या कि जब भी दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, अगर दोनों का ब्रेकिंग जो फोर्स है, मतलब ब्रेक लगाने का जो फोर्स है, वो अगर सेम होगा तो भी क्या होगा? बस को रुकने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ये सबको पता है कि अगर फुल पोटेंशियल से भी ब्रेक मारा जाए दोनों की, मान के चलो दोनों जो ब्रेक मार रहे हैं तो 100 न्यूटन का क्या लग रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब जब 100 न्यूटन का फोर्स लगा दोनों में, स्टिल जो बस होगा ना वो आगे जाके ही रुकेगा कार से। मान के चलो कार यहाँ रुक गया तो बस कुछ आगे जाके यहाँ रुकेगा। ये होता क्यों है? दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम की वजह से ये चीज़ें होती हैं। अगर मोमेंटम ज़्यादा है तो उस चीज़ को रुकने में ज़्यादा समय लगेगा। तो यहाँ से हम एक चीज़ तो समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसमें मास का यूज़ हुआ है, मतलब जिसका मास ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा, क्योंकि कार क्या है? हल्का है, ट्रक क्या है? भारी है। वहीं अगर साइकिल का भी एग्जांपल ले लो तो साइकिल तो तुरंत रुक जाएगी। सो बस ये जो कार होगी उसको थोड़ा आगे रुकेगी, और जो बस होगी वो थोड़ा और ज़्यादा आगे रुकेगी। तो ये मास पे भी डिपेंड करता है। अगर सोचो, क्या अगर कार की वेलोसिटी मैं क्या कर दूं, अगर 100 किलोमीटर पर आवर कर दूं, और बस को अगर मैं सिर्फ 10 किलोमीटर पर आवर से चलाऊं, तो क्या होगा? तो बस जल्दी रुक जाएगी, कार को रुकने में फिर भी थोड़ा सा समय लगेगा। तो यहाँ से हम ये भी समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो मोमेंटम है हमारा, ठीक है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर वेलोसिटी ज़्यादा तो रुकने में समय ज़्यादा, मतलब उसका मोमेंटम ज़्यादा। अगर मास ज़्यादा तो वो उसको रुकने में समय ज़्यादा, इसका मतलब कि मोमेंटम ज़्यादा। इसका मतलब कि वो जो मोमेंटम है ना, वो मास पे, इस पे मास पे और वेलोसिटी पे दोनों पे डिपेंड करता है। अच्छा, मोमेंटम को हम लोग पी सिंबल से डिनोट करते हैं, मतलब उसका फॉर्मूला कुछ यूँ होता है, पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ये उसका फॉर्मूला है। अब देखो, मास बढ़ेगा तो पी बढ़ेगा, पी बढ़ेगा मतलब मोमेंटम बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो भी पी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है? उनके बीच में रिलेशन है। तो मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अच्छा, मोमेंटम क्वांटिटी कैसी है? मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे वेलोसिटी, क्योंकि मास तो चलो हमारी स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। हम ऐसे बोलेंगे 40 kg डाउनवर्ड थोड़े बोलेंगे, 40 kg ही होता है। बट वेलोसिटी की अगर बात करें तो हम बता सकते हैं कि ये जो गाड़ी गाड़ी है हमारी 40 kg की, मान के चलो ये क्या है? इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो क्योंकि वेलोसिटी के पास डायरेक्शन है, इसी वजह से जो मोमेंटम है वो भी वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में आ जाएगा। तो वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है तो मोमेंटम भी इसी डायरेक्शन में होगा। इसीलिए क्या होता है कि मोमेंटम के पास खुद की डायरेक्शन होती है, और इसीलिए वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी एसआई यूनिट की अगर बात करें, अच्छा क्वेश्चन एसआई यूनिट पे आता है। खैर यूनिट वाला जो चैप्टर है मैं कवर करूँगा इसके बाद, क्योंकि ये काइनेमेटिक्स खत्म हो जाए फिर मैं यूनिट एंड डायमेंशन उठाऊंगा, वहाँ पे मैं इन यूनिट्स को और अच्छे से कवर करूँगा। बट स्टिल ये जो यूनिट्स हैं इनको हमको याद करना पड़ेगा, और खासकर मोमेंटम का तो यूनिट और डायमेंशन दोनों हमको याद करना है। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जो यूनिट होती है वो केजी मीटर पर सेकेंड होती है। अच्छा, ये आई कैसे? देखो, मास की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? केजी, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में ही क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं ऐसे, केजी इंटू में मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो ये है क्या? उसका फॉर्मूला हमारे मोमेंटम का। तो आई होप सबको ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो
तो अब हम बात करेंगे फोर्स का, कि फोर्स क्या होता है। देखो फोर्स जो है ना, फोर्स किसी भी चीज़ पे धक्का, कितना ज़्यादा धक्का लगा और उस धक्के की वजह से होने वाला उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। कहने मतलब कि अगर ये हमारा कोई एक बॉक्स रखा हुआ है, अगर तो मैं इस पर कुछ फोर्स लगा दूं तो जाहिर सी बात है कि इसकी वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज आएगा ही आएगा। मतलब कि अगर ये इनिशियली अगर रेस्ट पे रखा हुआ था, मतलब जीरो वेलोसिटी इनिशियली का, सॉरी, जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसको हम लोग बताते हैं किससे, यू से बताते हैं। तो अगर ये हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसकी अगर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो है, और अगर मैंने इसके ऊपर कोई फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दिया तो जाहिर सी बात है कि ये इस तरफ को मूव करना स्टार्ट कर देगा। अगर इसके नीचे मान के चलो पहिए लगा दें हम लोग, तो ये इस तरफ को क्या करना शुरू कर देगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो कहीं ना कहीं इसकी वेलोसिटी में क्या हुआ, चेंज हुआ। क्या हुआ, चेंज हुआ। और इसकी वेलोसिटी में चेंज होने की वजह से हुआ क्या जानते हो, वेलोसिटी का चेंज होना ही क्या था, एक्सेलरेशन। लास्ट टॉपिक में मैंने पढ़ाया था। जैसे अगर मैं तुमको दिखाऊं तो जब हम लोग एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी ऊपर, तो यहाँ पे क्या बताया हुआ था कि एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मतलब कि कुछ टाइम में उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो यहाँ से हमने देखा कि जो वेलोसिटी है, जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो कहीं ना कहीं जब फोर्स लगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, वेलोसिटी चेंज हुई तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, मतलब कुछ ना कुछ उसका एक्सेलरेशन बना। तो कहने का मतलब ये है कि फोर्स क्या होता है, फोर्स जो होता है उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला धक्का है, और उस धक्के की वजह से क्या होता है, उस कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अच्छा, क्या मास मैटर करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर मैं सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, मान के चलो जितना धक्का मैंने इस पे लगाया 1 kg के बॉक्स पे, उतना ही अगर मैं 10 kg के बॉक्स पे लगाऊंगा तो जो आउटकम होगा वो अलग अलग होगा, जो रिजल्ट होगा वो अलग अलग होगा। हो सकता है ये जो 1 kg वाला है ये इतना दूर जाके यहाँ पे रुके अगर उसके में पहिए लगे, और जो 10 kg वाला है वो यहीं आके रुक जाए। तो कहीं ना कहीं अगर मास ज़्यादा होता है तो हमको फोर्स भी ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, मतलब फोर्स हमको ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा उसमें। तो ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो अब इसके थोड़े से एसआई यूनिट और इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अच्छा देखो, मैंने क्या बताया था, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। क्यों, क्योंकि अगर मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, अच्छा फोर्स की डायरेक्शन है, मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा सकता हूँ, या तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा सकता हूँ, या तो इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगा सकता हूँ, है ना। तो फोर्स की डायरेक्शन है, तो जिसके पास डायरेक्शन होती है वो क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। ये चीज़ ध्यान रखना, ये बहुत एग्जाम्स में पूछी भी गई है कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या है। फोर्स की एसआई यूनिट है न्यूटन, वो न्यूटन के नाम पे ही रखा गया है। बट अगर इसको मेरे को कुछ फिजिकल टर्म्स बताना है, जैसे मेजरमेंट वाले टर्म्स में बताना है, तो मास की जो यूनिट होती है वो होती है केजी, और एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसीलिए जो इसका यूनिट दूसरा वाला होगा ना, वो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ये आपस में मल्टीप्लाई में है, ये इनको अलग अलग मत समझना। ये ऐसे है केजी मीटर पर सेकेंड, ये पूरा ऐसे ही होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि केजी और मीटर आपस में मल्टीप्लाई में, और एस स्क्वायर जो है वो डिवाइड में। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में याद रखने वाली, वो ये है सीजीएस यूनिट। सीजीएस मतलब देखो दो टाइप की यूनिट होती है, मैं थोड़ा तुमको उस वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, बट मैं थोड़ा सा ब्रीफ यहाँ पे दे देता हूँ। जैसे होता क्या है कि एक यूनिट सिस्टम होता है हमारे पास एमकेएस, दूसरा होता है हमारे पास सीजीएस। ठीक है, एमकेएस और सीजीएस में फ़र्क क्या है, एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, और एस मतलब सेकेंड। सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, और एस मतलब सेकेंड। ये जो है ये बड़ी यूनिट है, मीटर, किलोग्राम और सेकंड वाली। किलोग्राम देखो भारी है, मीटर जो है वो बड़ा है सेंटीमीटर से। तो ये जो सीजीएस यूनिट है ना, अभी के लिए लेमन टर्म्स में समझ लो कि ये छोटी यूनिट है, और एमकेएस यूनिट जो है ये बड़ी यूनिट है। और मोस्टली जो एसआई यूनिट्स होती है ना, एसआई मतलब कि जो सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट में एक्सेप्टेड है, मतलब वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स हैं, तो वो जो है वो तो हमारी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है, मतलब न्यूटन वाली ही है। बट एक होती है जो सीजीएस यूनिट होती है, जो कि ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, ये हमारी सीजीएस यूनिट, जो कि जिसको बुलाते हैं हम लोग डायन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, डायन। ठीक है, तो इसको क्या बुलाते हैं, डायन बुलाते हैं। और यही क्या है, हमारी
CGS यूनिट है। ये चीज़ याद कर लेना कि 1 न्यूटन जो है वो 10⁵ डाइन, मतलब कि 1 न्यूटन का अगर मैंने फोर्स लगाया तो कहने का मतलब है कि मैंने 1,00,000 डाइन का फोर्स लगाया। ठीक है, सोच लो कितना मस्त शब्द है ये डाइन। तो किसी को अगर बुलाना हो, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह हो, तो अगर उसको डायन डायरेक्ट ना बुला पाओ तो उसको न्यूटन बोल देना। ठीक है, तो वो समझ जाएगी कि मैं 1,00,000 डायन हूँ। खैर फिजिक्स वाली को मत बोलना वरना पंगे में पड़ जाओगे, क्योंकि वो समझ जाएगी। ठीक है, चलो तो अब बात करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमसे क्या कहता है कि कोई भी टू एवरी एक्शन, इस दुनिया में कोई भी एक्शन हो रहा हो, देर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टू इट। मतलब कि मान के चलो कि अगर मैं चल रहा हूँ कुछ इस तरीके से, अगर मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, ये ज़मीन को पीछे ढकेलूँगा तभी मैं आगे जा रहा हूँ। तो देख रहे हो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ और ज़मीन पीछे जा रही है मेरे लिए, मतलब मेरे हिसाब से। अगर मान के चलो क्या होता है, जब मैं बुलेट फायर करता हूँ तो क्या होता है, मेरी गन पीछे की तरफ क्या करती है, रिकॉइल करती है, गन पीछे तो जाती है और बुलेट आगे जाती है, जो बुलेट हमारी होती है। ठीक है, वैसे ही अगर एक बोट है, बोट पानी के अंदर होती है, तो जब मैं इस बोट के ऊपर पैर रख के किनारे पे जाऊंगा तो देखना बोट पीछे जाएगा और हम लोग आगे जाएंगे। वैसे अगर एक रोलर स्केट्स हैं, अगर रोलर स्केट से जब मैं नीचे उतरता हूँ तो रोलर स्केट पीछे जाता है और मैं आगे जाता हूँ। तो कहने का मतलब है कि कोई भी जो एक्शन होता है उसके इक्वल एंड अपोजिट में एक रिएक्शन भी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि देर इज ऑलवेज एन रिएक्शन टू एन एक्शन एंड विच इज़ इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल भी मैंने जैसे बता दिया कि रिकॉइल ऑफ गन, प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट। प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट मतलब कि जब कोई रॉकेट ऊपर जाता है ना तो वो कैसे जाता है, नीचे की तरफ वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। मतलब कि वो देखा नहीं, आग जलती है एकदम, और उसी आग की वजह से क्या होता है, एक फोर्स उसको ऊपर की तरफ लगता है और उस फोर्स की वजह से वो ऊपर जाता है। तो बेसिकली उसने नीचे क्या मारा, एक प्रेशर मारा एयर का और उसका क्या बोलते हैं आग वाला, और गया कहाँ वो ऊपर। वैसे ही स्विमर पुशेस द वाटर बैकवर्ड टू मूव फॉरवर्ड। बेसिकली जो स्विमर होते हैं, हम क्या करते हैं, अपने हाथ को ऐसे पीछे चलाते हैं तभी तो हम आगे बढ़ते हैं। वैसे ही एक बोट है, बोट में जब चप्पू पीछे चलाते हैं, मतलब इस तरीके से पीछे पानी को ढकेलते हैं तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। या अगर हम पानी को अगर आगे ढकेल देंगे तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे। तो यही क्या है हमारा इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बेसिकली एक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, इसका तो तुमसे ये नहीं आएगा, डेफिनेशन नहीं आएगा, बट इसमें जो चीज़ क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकती है और जो कंफ्यूज करती है बच्चों को, वो ये है, ये वाला पार्ट। ये वाले पार्ट में मैंने क्या बताया है वो ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। सबसे पहले इस फर्स्ट की बात करता हूँ। जो एक्शन है और जो रिएक्शन है, ये जो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, दे आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। दे आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ये चीज़ ध्यान रख लेना, क्योंकि ये चीज़ बहुत गलत करते हैं। सबको लगता है कि एक ही ऑब्जेक्ट पे एक्शन और रिएक्शन दोनों हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता। अगर वो जो मैं बोट वाला एग्जांपल ले रहा हूँ कि जब बोट से हम लोग आगे कूदते हैं तो क्या होता है, बोट पीछे जाता है और हम लोग आगे गए, तो बेसिकली ये अलग अलग ऑब्जेक्ट पे हो रहा है। देख रहे हो, हम लोग आगे बढ़े पर बोट पीछे गया, तो ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है और दोनों पे रिएक्शन किस पे हुआ, बोट पे। एक्शन किस पे हुआ, हमारे ऊपर। वैसे जो बुलेट और गन वाला जो एग्जांपल है, अगर मैंने बुलेट फायर किया इससे तो बुलेट तो आगे जा रहा है बट गन पीछे जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या हो रहा है, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे क्या होता है, एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस लगते हैं। तो ये चीज़ ध्यान देना कि जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगते हैं। अच्छा, एक बात और, सबको लगेगा कि क्योंकि ये अपोजिट है नेचर में और इक्वल भी हैं तो ये एक दूसरे को कैंसिल करते होंगे। और ये चीज़ एग्जाम में देता है कि एक्शन रिएक्शन पेयर डू कैंसिल ईच अदर या डू सपोर्ट ईच अदर, या ऐसे करके कुछ ऑप्शन वो लोग बना देंगे। तो उसमें ना हम लोग कंफ्यूज होंगे कि साला इक्वल एंड अपोजिट लिखा है तो सब लोग जल्दी जल्दी क्या मार के आ जाएंगे, कैंसिल वाला मार के आ जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं। कैंसिल कैसे करेंगे यार, जब वो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं तो दे डोंट कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। इफेक्ट ऑफ ईच अदर मतलब कि बोट पीछे गया और हम आगे गए, तो ये तो इफेक्ट ही तो हुआ, और ये कैंसिल कहाँ हुआ, ये तो हुआ है साइमल्टेनियसली, दोनों पे इफेक्ट लगा है उस चीज़ का। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, इक्वल एंड अपोजिट देख के ये मत मार देना कि वो एक दूसरे को कैंसिल भी करेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कि एक्शन और रिएक्शन जो है
वो मैंने देखो यहाँ पे नीचे ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि दे आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑलवेज अपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब इनका डायरेक्शन तो हमेशा अपोजिट होगा बट इनका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड मतलब जिस वैल्यू का फोर्स लगा है एक्शन वाला, उतने ही वैल्यू का हमारे पास रिएक्शन फोर्स भी लगेगा। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। चलो लास्ट स्टेटमेंट जो हमारी इस चैप्टर की है वो ये है कि बोथ द फोर्सेज एक्ट साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं होगा कि मैं कूद अभी गया और बोट 10 घंटे बाद पीछे जाएगी ना, वो चीज़ें साथ में ही होती हैं। जैसे ही बुलेट फायर होगा उसी समय हमारी गन जो है वो पीछे की तरफ रिकॉइल करेगी। तो दे आर एक्टिंग ऑन द सेम टाइम, ठीक है। तो ये 4 जो फैक्ट थे इस चीज़ के रिगार्डिंग, ये आप सभी को याद रखने हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो ये हमारा पूरा चैप्टर अब फिनिश हो गया है। बस एक चीज़ जो रह गई है वो है हमारी न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स मैं बता दूंगा, सब लोगों को न्यूमेरिकल्स पढ़ा दिए जाएंगे। ऐसा कोई वो नहीं है कि न्यूमेरिकल्स मैं नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं जो न्यूमेरिकल आ सकते हैं उनको भी कवर करूंगा। तो हम लोगों को हर एक चीज़ ले लेके कवर करके चलनी है और हम लोग अच्छे से इन सबको पढ़ेंगे। तो फाइनली अगर मैं एक बार और जो टॉपिक वाली लिस्ट है उसको मैं दिखाऊं आप लोगों को, तो कुछ इस तरीके की हमारी लिस्ट कि पहला हमारा मोशन चैप्टर था, उसकी हमने पढ़ी डेफिनेशन, और उसके चलो मैं ऐसे जाता हूँ। तो पहले हमारा मोशन चैप्टर था, उसकी पढ़ी हमने डेफिनेशन कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन इन अ टाइम पीरियड विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। कहने का मतलब ये है कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, ये अगर यहाँ पे आ जाए तो ये कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, इसको यहाँ पे आने में कुछ टी टाइम 100% लगा होगा। वो यहाँ पे यहाँ ऐसे टेलीपोर्ट तो होगा नहीं, उसको आने में सर्टेन टाइम लगा टी, ठीक है। और वो होते हुए किसने देखा? इस ऑब्जर्वर ने देखा। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी पोजीशन चेंज हुई विद रिस्पेक्ट टू अ सर्टेन टाइम पीरियड एंड विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर जो उस पूरे मोशन को होते हुए देख रहा था। क्या ये चीज़ सबको समझ आ गई? ऑल्दो मैंने पिछले पार्ट में भी कवर किया था, बट स्टिल मैं एक गो थ्रू कर रहा हूँ, एक रिवीजन टाइप का, ठीक है। फिर हमने पढ़ा डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है टोटल पाथ कवर्ड। जैसे कि अगर ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी, अगर मुझे ए से बी जाना है तो 2 पाथ हैं, एक स्ट्रेट लाइन और एक कुछ ऐसे ऐसे अगर मैं घूम घाम के आऊँ। तो जो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है ना, इसको हम बुलाते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बुलाते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और जो पाथ लेंथ होता है उसको हम बुलाते हैं डिस्टेंस, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से क्या है, ये दोनों चीज़ें काम करती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो पाथ है, ये वाला, ये हमारा डिस्टेंस है, और ये वाला जो पाथ है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन है ना? डिस्टेंस की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, कभी इस तरफ, 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 है ना। बट डिस्प्लेसमेंट की एक फिक्स डायरेक्शन है कि वो इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो आई होप ये चीज़ें सबको समझ आ गई होंगी। आगे बात करते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होते हैं? जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब कुछ एक वैल्यू होती है, जैसे स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस 5 मीटर। हम ऐसे नहीं बोलते 5 मीटर वेस्ट में ना, वो डिस्प्लेसमेंट में आ जाएगा, ठीक है। कि 5 मीटर वेस्ट मतलब कि कुछ इस तरीके से 5 मीटर हमने चला, है ना, कुछ इस तरीके से हम लोग 5 मीटर चले। तो ये क्या है हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। टाइम 12 बज गए ईस्ट में, ऐसा नहीं होता है। 12 बजे मतलब 12 बजे, वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऊपर नीचे कुछ नहीं होगा, उसका डायरेक्शन नहीं होगा। मास 40 kg, ठीक है। वैसे ही पर जिनकी डायरेक्शन होती है, जैसे वेलोसिटी मतलब अगर मैं बोल दूँ कि मैं 40 किलोमीटर पर आवर जा रहा हूँ ईस्ट डायरेक्शन में, तो उसकी वेलोसिटी होगी, मतलब उसकी डायरेक्शन होगी। फोर्स मैं इस तरफ लगाया, इस तरफ को फोर्स लगाया, ऐसे फोर्स लगाया, है ना। बोलते हैं ना पुश और पुल, मतलब कि इधर पुश करो उधर पुल करो, तो उसकी डायरेक्शन होती है। फिर बात की हमने स्पीड की कि स्पीड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर पर यूनिट टाइम। फिर एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अच्छा, स्पीड और वेलोसिटी सेम हो जाते हैं कब? स्ट्रेट लाइन पाथ में। जब हमारा पाथ स्ट्रेट लाइन का होता है तब हमारे स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा डिस्टेंस होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, वो सेम होता है। जैसे अगर यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ से यहाँ अगर गया तो बेसिकली उसने पाथ लेंथ भी इतना कवर किया हुआ है, और यही सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी है दोनों के बीच में। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट उस केस में बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि उस केस में स्पीड और वेलोसिटी भी हमारी बराबर होगी। आगे हमने पढ़ा रेक्टिलिनियर मोशन, रोटेशनल मोशन और पीरियोडिक मोशन। ये टाइप्स ऑफ मोशन थे जिनमें हमने पढ़ा रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, रोटेशनल मतलब कि कुछ सर्कुलर टाइप में या जब वो स्ट्रेट लाइन में ना जा रहा हो, और पीरियोडिक मोशन मतलब कि वो अपने सर्टेन टाइम पीरियड में वो क्या कर रहा हो, उस मोशन को रिपीट कर रहा है। जैसे पेंडुलम क्या होता है, एक सर्टेन टाइम पीरियड में अपने ही पाथ को क्या करता है, रिपीट करता रहता है। या पीरियोडिक मोशन का एक अच्छा एग्जांपल और है, जब हमारा अर्थ है
अर्थ है वो क्या करता है, सन के अराउंड क्या करता है, एक मूव करता है एक ऑर्बिट में, तो वो भी एक फिक्स पीरियड में रिवॉल्व कर रहा है अपने सेम पाथ पे, तो वो क्या होता है, पीरियोडिक मोशन होता है। उसके बाद हमने फॉर्मूला देखा जो स्पीड का था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी का था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन का था v माइनस यू अपॉन टी, जहाँ पे v हमारी फाइनल वेलोसिटी होती है, u हमारी इनिशियल और t होता है हमारा टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। उसके बाद हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े, जब हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब एक्सेलरेशन चेंज उसमें नहीं हो रहा है, तो वो कुछ ऐसा था कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ पे जो s है ये स्पीड नहीं है, ये हमारा डिस्टेंस वाला s है, तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। उसके बाद हमने पढ़ा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। nth सेकेंड कहने का मतलब कि वैसे हम लोग बोल सकते हैं कि बताओ 4 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया या 3 सेकंड में कितना किया, बट अगर मैं स्पेसिफिकली पूछ लूँ कि 4th सेकंड में उसने कितना किया, मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जाने में उसको अगर 5 सेकंड लग गए, तो अगर मैं बोलूँ कि बताओ 3rd सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 3rd सेकंड में करीबन इतना अगर उसने कवर किया होगा, तो हम इतने की ही वैल्यू निकालेंगे। तो वो आता है इस वाले फॉर्मूले से कि एस एन मतलब कि डिस्टेंस इन nth सेकेंड इज इक्वल टू यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्लस a बाई 2 मतलब कि एक्सेलरेशन का हाफ इंटू में 2n-1 जिस टाइम के लिए हमको निकालना है। फिर हमने मोशन अंडर ग्रेविटी का देखा। अच्छा, मोशन अंडर ग्रेविटी कुछ नहीं है, सेम है, उन्हीं फार्मूला से ड्राइव होती है, तो मैं डेरिवेशन भी इसका नेक्स्ट जब मैं वो कराऊंगा तो मैं बता दूंगा एक एक बार डेरिवेशन। तो इन फार्मूले से बस कुछ नहीं, हमारा आंसर जल्दी आता है, तो ये सब बस जल्दी वाला काम है, वरना आंसर तुमको निकालना है तो इससे भी निकाल सकते हो, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट वाला नहीं है। एक अगर तुमको इतने फार्मूले नहीं याद करने हैं तो तुम वो 3 याद कर लो, उन्हीं पर मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो समझ जाओगे। फिर हमने पढ़ा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड चेंज होती है बट स्पीड कांस्टेंट होती है बट वेलोसिटी चेंज होती रहती है। अच्छा हाँ, इससे मुझे एक और चीज़ याद आई जो मुझे पूछना था कि कहाँ गया वो, हाँ ये जो फोर्स वाला है ये चीज़ मुझे पूछना था कि मुझे एक बात बताओ, मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो फोर्स जब भी लगता है तो वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। तो सबके लिए होमवर्क ये है कि सब लोग फाइंड करना कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट को हम लोग गोल गोल घुमा रहे हैं, चलो मैं मान के चलता हूँ वही वाला एग्जांपल लेता हूँ जो मैंने लिया था लास्ट टाइम, कि अगर ये हम हैं, ठीक है, और हमारे हाथ में रस्सी है और रस्सी में बांध के हम लोग एक पत्थर को गोल गोल घुमा रहे हैं, ठीक है, क्या क्योंकि इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, हर पॉइंट पे वेलोसिटी इस पॉइंट पे इधर की तरफ है, इस पॉइंट पे इधर की तरफ है, इस पॉइंट पे इधर की तरफ, ऑल्दो उसका मैग्नीट्यूड सेम है बट उसका क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब मेरी बात समझना, मेरे को ये बताओ कि क्योंकि वेलोसिटी चेंज तो हो रही है, तो क्या इस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लग रहा होगा, ये मुझे बताओ, और लग रहा होगा तो किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। सब लोग एक बार फाइंड करके आएंगे, इसका आंसर मैं नेक्स्ट में दूंगा, और या तो मैं जो जनरल चैट है उसमें सब लोग इसका आंसर दे देंगे मुझे कि ये क्यों होता है और कहाँ पे उसका फोर्स लगता है, कैसा लगता है, ठीक है। ऑल्दो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा उस चीज़ को। तो आई होप ये पूरा चैप्टर तुम लोगों को समझ आ चुका होगा, चैप्टर 1 और 2 हमारा कवर हो गया। फोर्स और वो जो टॉपिक है हमारा वर्क पावर एनर्जी, उसको मैं एक साथ नेक्स्ट टॉपिक में कवर कर लूँगा, तो डोंट वरी, वो सब भी हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा। और लास्ट टाइम कुछ वॉइस का इशू आया था और जो लैंडस्केप वाला था इसका भी इशू आया था, क्योंकि मेरे को इतना आइडिया था नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम था वो रिकॉर्ड करने का, तो वो थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी मेरे से, बट स्टिल उसके बाद से हमने सजेशंस वगैरह लिए, तो बच्चों के कुछ सजेशन आए थे कि हाँ ऐसे 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 उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए। एक चीज़ जो अभी भी मेरे को नहीं क्लियर हुआ है, अभी भी लोगों ने नहीं रिव्यू दिया है उसके लिए रिगार्डिंग, कि मैं इस पे हैंड रिटन नोट से करूँ या उस नोट्स पे करूँ, डिजिटल नोट्स पे। ऑल्दो मैं एक डिजिटल नोट्स वाला लेक्चर अभी रिकॉर्ड करूँगा इन्फोऑप्स के प्रायोरिटी 1 के सब्जेक्ट का, ठीक है। तो तुम लोग फिर उसको कंपेयर करके बताना इन दोनों लेक्चर्स को कि कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा पढ़ने में और याद करने में और रिटेन करने में, फिर मैं उसी हिसाब से बना दूंगा। मेरे को लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं लिखूंगा आराम से, मेरे को भी मतलब तैयारी तो करनी है तो मैं लिख दूंगा, तो मैं लिख के भी बता सकता हूँ और डिजिटल नोट्स के फॉर्म में भी बता सकता हूँ। बस ये है कि तुम लोगों को जिसमें समझ आए वो बताना मेरे को, क्योंकि हमारा मेन मोटिव ये है कि आप लोगों का पेपर क्लियर हो, चाहे जैसे मुझे पढ़ाना पड़े मैं पढ़ा दूंगा। तो ये है, एफर्ट्स हमारी तरफ से पूरे हैं। आप लोग को स्टिल अगर कोई चेंज चाहिए तो आप लोग सजेस्ट कर सकते हो, मैं वो चेंज बिल्कुल लेके आऊँगा, ठीक है। और आई होप सबको ये चैप्टर समझ आया होगा। न्यूमेरिकल्स मैं कल करा दूंगा, और जो हमने सोचा है कि पहले जो हमारा पेपर 2 वाला सेक्शन है उसको हम लोग कवर कर ले, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। पेपर 1 वाला तो लगभग सब लोग कर ही लेते हैं और सब लोग
उतना तो करके ही रखे होंगे, क्योंकि सब लोग किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम में एंगेज होंगे ही। तो कुछ इसी तरीके से हमारे लेक्चर होंगे 30-40 मिनट के, और सबको आई थिंक सो मज़ा आया होगा पढ़ने में। स्टिल अगर किसी को कोई डाउट है तो डाउट सेक्शन हमने बना रखा है, अभी हम उसको ओपन भी कर देंगे, फिर अपने डाउट्स उसमें पोस्ट करना और उस डाउट्स को हम लोग सॉल्व कर देंगे, आइदर बाय रिटन, या मैं क्लिप बना के बता दूंगा, या मैं ऑडियो से समझा दूंगा उसको। तो ये था हमारा काइनेमैटिक्स का फुल लेक्चर। एक जो चीज़ रह गई है वो प्रोजेक्टाइल मोशन वाली रह गई है, वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, मतलब वो 11th क्लास में आता है। मैंने उसको कवर नहीं किया है जानबूझ के, क्योंकि लास्ट टाइम वो नहीं आया था। बट स्टिल मैं ये सारी चीज़ें जब हमारी कवर हो चुकी होंगी और हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, जो टाइम बचेगा एग्ज़ाम आने में, फिर हम उन चीज़ों को, एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं ना, जो एक्स्ट्रा पढ़ाई जा सकती हैं या जो आ सकती हैं, बहुत रेयर चांस में भी है, बट अगर आ गई तो हम उनको टैकल कर पाएँ, तो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें भी कवर कराऊँगा। तो यही था मेरी तरफ से पूरा। बाकी किसी को और कुछ पूछना हो, तैयारी करनी हो, तो बिल्कुल हमसे जुड़ सकता है। बेस्ट ऑफ लक। अपनी तैयारी जहाँ से भी कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, मस्त करना, अच्छे से प्रिपेयर करना, फिजिकल अपना रेडी रखना, और ताबड़तोड़ तरीके से अपनी तैयारी करके हम लोग हवलदार एजुकेशन बनेंगे। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन एंड जय हिंद।